मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने परिसीमन आरक्षण और रोटेशन पर उठाए सवाल। कोर्ट में जब आयोग का अधिवक्ता था मौजूद तो सरकार क्यों बैठी रही चुप। मध्य प्रदेश में सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना पड़ेगा भारी। नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली संबंधित बिल विधानसभा में होगा पेश। अपनी ही सरकार से नाराज नजर आए सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। विधानसभा अध्यक्ष ने दिए जांच के आदेश। रतलाम में छात्रा से छेड़छाड़ करना मनचले को पड़ा भारी। ग्रामीणों ने पुलिस को पकड़कर छात्रा से पिटवाया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और बेहद खतरनाक हुआ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। WHO ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन से 3 दिन में दोगुने हो रहे केस। मास्क और सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस के बिजली बिलों को लेकर विधानसभा में वॉकआउट पर कहा कि हमें जनता ने चुना है। हमने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में बोला कि हम सत्य बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे। किंतु आज पीड़ा हुई जब विपक्ष के साथियों ने गलत जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में बिल माफ करने की घोषणा की थी, जबकि वास्तविकता ये थी कि कोरोना काल में जब आम आदमी बिल का भुगतान नहीं कर पा रहा था तो मुख्यमंत्री ने बिलों को फ्रीज कर दिया था। हमने ये शपथ ली थी कि हम सत्य बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे, परंतु मुझे आज बड़ी पीड़ा हुई कब जब विपक्ष के कुछ साथियों ने सदन में जानकारी ही गलत दी कि मुख्यमंत्री जी ने बिल कोरोना काल के माफ करने की घोषणा की, जबकि वास्तविकता ये थी कि कोरोना काल के जो बिजली के बिल हैं, जिस समय लोग कोरोना से पीड़ित थे, बिल भर नहीं पा रहे थे, तो उनकी परेशानी को समझ करके मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने उन बिलों को फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के साथ साथ उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा ये कहा। फिर कोरोना की दूसरी लहर आ गई, लोग परेशान थे। जैसे ही कोरोना काल से थोड़ा सा छुटकारा मिला, सरकार तत्काल योजना लाई और सरकार ने एक घोषणा की कि जो बिल कोरोना काल के फ्रीज किए थे उन बिलों पर एक मुश्त जमा करने पर 40% मूलधन माफ किया जाएगा और 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा। विधानसभा में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आज भी खाद का संकट है। व्यापारियों के गोदाम में खाद भेजी जा रही है, जिससे किसान और जनता दोनों परेशान है। स्कूल की छात्राएं खाद लेने के लिए लाइन में लगी हैं। वहीं कहा बीजेपी सरकार प्रदेश को बर्बाद करने में लगी हुई है। पूरे प्रदेश की जनता और हर पूरे प्रदेश के करोड़ों किसान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की व्यापारियों के द्वारा साठ-गांठ मिलकर करने से जो कांग्रेस पार्टी के समय सोसाइटियों को 80% खाद और व्यापारियों को 20% खाद देने का प्रतिबंध लगाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वो प्रतिबंध हटा दिया और पूरा खाद गोदामों में न भर के व्यापारियों के गोदाम में चला गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पैदा गया खाद का संकट है, आज भी पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। चिरमिरी में नगरपालिका निगम की बैठक हुई, जहां बैठक में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर महापौर से सवाल किए। वहीं महापौर कंचन जायसवाल की जगह MIC सदस्य शिवांश जैन के जवाब देने पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जलावर्धन योजना को लेकर कांग्रेस की निगम सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने विधानसभा में प्रदेश के किसानों के लिए सवाल पूछा। साधो ने कहा ब्लॉक महेश्वर में अतिवृष्टि से फसल बर्बाद होने पर कमलनाथ सरकार ने 54 करोड़ रुपए दिए थे, माफ कीजिएगा 94 करोड़ रुपए दिए थे, जिसकी 25% की किश्त फसल मुआवजे को दे दी गई, जिसमें 75% की राशि 1.5 साल से किसानों को नहीं दी गई।
इस सवाल पर दो मंत्रियों ने अलग अलग पटल पर बयान दिया। साथ ही मीडिया से किसानों को न्याय दिलाने के लिए भी आग्रह किया। जो मैंने प्रदेश के किसानों के हित के लिए विधानसभा में एक क्वेश्चन पूछा था, मेरी अपनी विधानसभा महेश्वर के जो 2 ब्लॉक थे, महेश्वर और बड़वा, उनमें 2019-20 में जो अतिवृष्टि से जो फसलें बर्बाद हुई थी, उसमें करीब 29,221 किसान थे जिनकी फसलें 2 तहसीलों में खराब हुई थी, जिस पर आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में 94,94,94,311 रुपए महेश्वर तहसील में करीब 29,221 किसान और इसके साथ ही बड़वा तहसील के 23,59,000 रुपए, ऐसे टोटल मिला के करीब 94 से 95 करोड़ रुपया स्वीकृत आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में फसल मुआवजे के हुए थे। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर देवभोग के सरस्वती शिशु मंदिर में गणित मेले का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने तरह तरह के गणित के मॉडल बनाए। बच्चों में इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखा गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप शर्मा उपस्थित रहे। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने विधानसभा में खाद के मुद्दे को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा, जिसमें कृषि मंत्री से समितियों की जांच को लेकर बड़े सवाल किए और कहा कि पूरे प्रदेश में खाद की कमी है और खाद की जगह किसानों को लट मिल रहे हैं। तो वहीं कृषि मंत्री ने 99 समितियों के लाइसेंस रद्द करने की जानकारी दी। इस मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में आदरणीय पीसी शर्मा जी, आदरणीय आरिफ अकील जी और मेरा स्वयं का ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा में विषय आया था। वो विषय की गंभीरता को समझते हुए विधानसभा अध्यक्ष जी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से बिजली विभाग की जो तानाशाही चल रही है, अवैध वसूली चल रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में जो घोषणा की थी कि द्वितीय जो कोरोना काल है, इस बीच का जो बिजली का बिल है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, चाहे किसान हो, सभी वर्ग के लोगों की हम वसूली माफ करेंगे, रोक देंगे। और आज सभी जगह पूरे गांव-गांव में, चाहे वो किसान, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार, पत्रकार हो, हर वर्ग परेशान है और वसूली अभियान चल रहा है समाधान योजना के तहत। इसका हम लोगों ने विधानसभा में आवाज़ उठाई, हम लोगों ने सवाल जवाब किया, पर जो मंत्री है विभाग के, उनका जो जवाब आया है वो पूरी तरह से लापरवाही भरा जवाब था। विधानसभा में विपक्ष ने कोरोना काल में माफ हुए बिजली बिलों की वसूली का मुद्दा उठाया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधानसभा पर सवाल किया था कि बिजली के बढ़े हुए बिलों को सरकार माफ करेगी या नहीं, जिस पर सदन में खूब बहस हुई। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी कहा कि बढ़े हुए बिलों की वसूली लगातार हो रही है, जबकि सरकार ने कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने का वादा किया था। मैं एक वीडियो सुनाता हूं, जब ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका वीडियो सुन लीजिए। जो शुरू किया दौर नसरुल्लागंज से शिवराज सिंह चौहान एक और आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। माफ करो, माफ करो, कोरोना काल के बिजली वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो, कोरोना काल की बिजली वसूली बंद करो, बंद करो। कोरोना काल में जो बिजली के बिल दिए, आज लाखों के बिल आ रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी हैं, अभी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने बिजली के बिल जलाए, लेकिन आज पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश में बिजली के बिल गरीब लोग जला रहे हैं, उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और जब बिजली के बिलों के खिलाफ यहाँ मामला आया तो मुख्यमंत्री जी गायब है वहाँ से। शुजालपुर में 13 महीनों से बंद ओवरनाइट ट्रेन के स्टॉपेज की मांग को लेकर एक बार फिर ज्ञापन सौंपा गया। इसके पहले भी विभिन्न व्यापारी संगठनों, अभिभाषण संघ, समाजसेवी संस्थाओं, रेलवे संघर्ष समिति और आम नागरिकों ने भारतीय रेल मंडल के जनरल मैनेजर के नाम ज्ञापन सौंपा था। उस ज्ञापन को याद दिलाने के लिए एक बार फिर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक ज्ञापन स्टेशन मास्टर को सौंपा।
वहीं ओवरनाइट ट्रेन का स्टॉपेज शुजालपुर में प्रारंभ नहीं होने पर 27 दिसंबर को पूरा शुजालपुर बंद करने का आह्वान करते हुए ट्रेन रोको आंदोलन की बात कही। रेवेन्यू का कोई मामला नहीं है, ये क्या कारण है हमारे यहाँ क्यों नहीं रोकी जा रही है, ये तत्काल ओवरनाइट रोकी जाए और अगर नहीं रोकी जाती है तो 27 तारीख को शुजालपुर पूरा शहर बंद का आह्वान किया गया है। इसके बाद भी अगर नहीं रोकते हैं उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारा पूरा शहर, हमारे सब साथी रेल की पटरियों पर आके हमें उतरना पड़ेगा। हम बार बार आके यहाँ अपनी समस्या को लेकर रेलवे के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनको अवगत कराते हैं और ज्ञापन भी देते हैं। डीआरएम साहब को तत्काल निर्णय लेना चाहिए, यहाँ किसी भी हालत में ओवरनाइट रोक। इन जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि भाजपा का यहाँ सांसद है, भाजपा के यहाँ मंत्री हैं, भाजपा की सरकार यहाँ भी और केंद्र में भी है, तो जो ट्रेनें आप नहीं शुरू कर पाओ पर जो यहाँ से निकल रही है और जो बहुत हाईली रेवेन्यू देती थी, प्लस यहाँ का पूरा व्यापारियों को इसके कारण परेशानी हो रही है। उसमें ऐसा नहीं कि अगर वो यहाँ स्टॉपेज होगा तो सिर्फ कांग्रेस ही बैठेंगे उसमें। आम जनता की सुविधा को देखते हुए जो ये सो रहे हैं जनप्रतिनिधि, जो लाखों वोट से जीते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव न होने से भाजपा पिछड़ा मोर्चा सड़कों पर आ गया है। नरसिंहगढ़ में नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं और पिछड़ा मोर्चा ने छतरी चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका। संगठन ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को चुनाव से वंचित रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके विरोध में पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाने की मांग की है। सरकार के निर्देश के बाद भी पुलिस द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी सूदखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मामला साठखेड़ा गांव का है, जहां राम गोपाल शर्मा ने सत्यनारायण को 1 साल पहले 5 लाख रुपए दिए थे। वहीं अब वह ब्याज सहित 17 लाख रुपए की मांग कर रहा है। दूसरा मामला मेलखेड़ा गांव का है, जहां इरशाद नामक व्यक्ति द्वारा 15% ब्याज से लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी भुवन सिंह द्वारा सूदखोरों के खिलाफ सूदखोरी अभियान के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ये हमारे यहाँ अभी तक के जो सूदखोरी के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है धरपकड़ का, और सूदखोरों को पकड़ने के लिए हमने जो गाँव कैंप लगाए, उसमें 16 तारीख को हमारे पास एक भवानी शंकर, महेश पिता भवानी शंकर रिपोर्ट करने आया कि इरशाद नामक व्यक्ति जो मेलखेड़ा का रहने वाला है, उसने 15% की ब्याज से रुपए उधार दिए और अभी भी पैसे उधारी के लिए मांगने के लिए वो उसको डरा धमका रहा है, और इस पर हमने एक 3/4 कर्जा एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसी प्रकार हमने 17 तारीख को फिर एक सत्यनारायण हमारे पास आया था, उसने भी एक रिपोर्ट किया कि उसने 5 लाख रुपए एक राम गोपाल पिता घनश्याम शर्मा उससे उधार लिए थे। वो 5 लाख के एवज में उसने 17 लाख रुपए उसका ब्याज सहित बना दिए और उसकी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करा ली थी। सुजालपुर के दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई समुदाय के धर्मगुरु भगवान ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन, रामवीर सिंह सिकरवार, समाजसेवी और पत्रकार गण भी उपस्थित रहे। साथ ही स्कूल के फादर ने भगवान यीशु के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संदेश दिए। प्रमुख अतिथियों के साथ फादर ने भगवान यीशु से प्रार्थना के साथ उनके जन्म दिवस पर केक काटा और सेंटा क्लॉज ने अपने अनुपम डांस की प्रस्तुति भी दी। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि हमने परिसीमन, आरक्षण और रोटेशन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों प्रदेश की सरकार इससे भाग रही थी। आयोग का अधिवक्ता मौजूद था तो सरकार चुप क्यों बैठी रही। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर कोर्ट ने गलत समझा अथवा गलत फैसला दिया तो सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए। साथ ही कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरे प्रदेश के पंचायत चुनाव की जानकारी दे। पूरा प्रदेश पंचायत चुनाव के बारे में जानना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया कि आरक्षण के बगैर कोई चुनाव
नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरक्षण होगा, यही हमारी मांग थी। मैंने तो मुख्यमंत्री का सदन में धन्यवाद किया कि आपने हमारी मांग स्वीकार करी है, सदन में ये आश्वासन दिया। तो मैं तो आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है उसके बाद क्या कदम आप उठा रहे हैं? आप सदन में आके ही इसकी घोषणा करिए और हम तैयार हैं। हमसे जो मदद हो सकती है, आप कोर्ट जा रहे हैं, अगर आप चाहेंगे हम भी कोर्ट चले जाएंगे। मेन मुद्दा कल का 3 थे, परिसमन, आरक्षण और रोटेशन। परिसमन और रोटेशन संविधान में इसका प्रावधान है, वो तो कानूनी करना है। पता नहीं किस बात के कारण ये भाग रहे थे परिसमन और रोटेशन से। आरक्षण तो होना ही है। तो जो मैंने कल कहा, मैं दोहराना चाहता हूं, ये ऐसा ट्रंकेटेड चुनाव अपने देश में कभी नहीं हुआ कि कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, कोई जानता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, आरक्षण होगा। ये परिस्थिति पैदा करी, इसकी क्या आवश्यकता थी? और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एक दूसरा मोड़ लिया, ये हमारा पॉइंट नहीं था। ये कहते हैं कांग्रेस कोर्ट गई, विवेक तनखा कोर्ट गए। विवेक तनखा ने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं तो रोटेशन पर गया था, नाम निशान नहीं है आरक्षण का। पर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में बहस के समय जब सरकारी अधिवक्ता मौजूद था, आयोग का अधिवक्ता मौजूद था, ये चुप बैठे रहे, शांत बैठे रहे कि उनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस थी। और अब जब ऐसा हो गया, आप दूसरे दिन जाते थे, दूसरे दिन जाना था ऑर्डर रिकॉल का। रिकॉल का प्रावधान होता है, अगर कोर्ट ने कुछ गलत समझा है या कोई गलत मोड़ ले लिया, कोर्ट में आप दूसरे दिन जा सकते हैं। आप चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है और ये चलती हुई प्रक्रिया में वो जानते नहीं कि चुनाव होगा नहीं होगा, जहाँ नहीं हो रहा वो जानते नहीं आरक्षण होगा या नहीं होगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मिश्रा ने बताया कि जबलपुर में फ्लिपकार्ट कंपनी को चाकू और इस तरह के घातक सामान हटाने के निर्देश देने को कहा है। साथ ही कहा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट से घातक चीजों को स्क्रीन से नहीं हटाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली करने संबंधित बिल आज विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कुछ भी कहते बचते हुए नजर आए। ये फ्लिपकार्ट कंपनी है या अमेजन कंपनी है जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। हमें जबलपुर में तो वर्तमान में जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसको ये चाकू और इस तरह के आपत्तिजनक सामान अपने स्क्रीन से हटाने के आदेश कर दिए हैं। लिखित में आदेश उनको भेज भी दिया है। संभवतः उनने हटा दिया होगा, नहीं हटाएंगे तो हटवा देंगे। और संपूर्ण प्रदेश में अब मैं इस तरह की घातक चीज़ें, चाहे वो नशे से जुड़ी हुई हो, चाहे हथियार से जुड़ी हुई हो, अमेजन कंपनी हो या फ्लिपकार्ट कंपनी हो, इन सबको मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये अपने अपने स्क्रीन से हटा दें, अन्यथा फिर हम अगली दिशा के बारे में सोचेंगे। के बारे में तो स्पष्ट कल मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिना ओबीसी के हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो स्थिति एकदम साफ हाउस में हो गई, फ्लोर पे आ गई, ये सारी की सारी बातें हैं। तो इसलिए अब कोई संशय उसमें रह नहीं जाता है। हमारी सरकार कटिबद्ध है और वचनबद्ध है कि जो लोग शासकीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को अथवा व्यक्तिगत संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, दंगे के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, उन लोगों पर जो पत्थर फेंकते हैं उन लोगों पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं कि जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर के ही पत्थर निकाले जाएंगे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि विधानसभा में सरकार से कोई भी जवाब मांगो तो हर बात पर कह दिया जाता है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। मध्य प्रदेश में 5 साल में कितना चावल और गेहूं खराब हुआ,
सरकार को नहीं पता। आगे कहा कि विभागीय मंत्री माफियाओं के साथ ब्रोकर के रूप में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से माफिया तंत्र को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है, सड़क पे आंदोलन करो तो उसे बंद करने के लिए नए नए कानून लेके आ रही है, सदन के अंदर सवाल पूछो तो सिर्फ जानकारी एकत्रित करी जा रही है। आज मेरा एक सवाल था कि किस प्रकार से जो मिलर्स हैं जिन्होंने अमानक चावल, जो अमानक नहीं जहरीले चावल जो एक केंद्रीय दल ने दिया था कि ये जहरीले चावल है जो जानवरों के खाने के योग्य भी नहीं है, उन चावलों के मिलर्स के ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई, किसके ऊपर अभी तक एफआईआर हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? तो सरकार में बैठे अधिकारी और अधिकारियों का संरक्षण करते मंत्री हर बार का सवाल का जवाब देते हैं, जानकारी एकत्रित करी जा रही है। कहां से कहां तक जानकारी एकत्रित करी जा रही है? क्या 2020 से अभी तक क्यों एफआईआर नहीं हुई, इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है? क्या ये जानकारी नहीं है कि कितना सड़ा हुआ चावल इन्होंने खरीदा और किस व्यवस्था के तहत किस पैसे पे भेजा, कितना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खर्चा करा? स्पष्ट रूप से ये खाद्य जो माफिया है, जो ये खाद्य माफिया है, इस माफिया तंत्र को संरक्षण सरकार दे रही है और सरकार में बैठे मंत्री उसके संरक्षण के मुखिया होके कहीं ना कहीं बड़े बड़े माफिया होके दलाल के रूप में काम कर रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ करने। क्योंकि वो जो केस है कि बड़े बड़े अखबारों में छपा था, बड़ी बड़ी चीजों में छपा था कि जो चावल की क्वालिटी पाई गई थी वो केंद्रीय दल ने पाई थी कि ये जानवरों को खिलाने योग्य भी नहीं है, जिसे इंसानों को खिलाया गया था। एक लूट सके तो लूट योजना मध्य प्रदेश में चल रही है और यही वो पैसा है जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए विधायक खरीदी के पैसे करेगा और वही पैसे की वसूली के लिए अभी काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के सिरोंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमाकांत शर्मा विधानसभा में अपनी ही सरकार से नाराज नजर आए। जहां शर्मा ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वहीं सीएम कन्यादान योजना में घोटाले मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए और जनपद पंचायत सीईओ को हटाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहायता योजना जो श्रम विभाग के द्वारा संचालित होती है और उसकी मुख्य एजेंसी स्वीकृति करने वाली जनपद विकास खंड होता है, उसमें मैंने बताया है कि सिरोंज विकास खंड में 5000 से ज्यादा शादियां विगत 3-2.5 साल में हुई हैं और लगभग 30 करोड़ का भुगतान हुआ है। सरकार के एक जांच प्रतिवेदन में घुटुआ ग्राम के हितग्राही को पूरी राशि नहीं मिली है, ये सिद्ध हुआ है। जांच का प्रतिवेदन मेरे पास है। उसके बावजूद 10 माह हो गए, उसे भुगतान नहीं हुआ है और न ही अधिकारी कर्मचारियों को दंडित किया गया। आज माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इस पूरे प्रकरण की प्रदेश स्तर की टीम बनाकर जांच कराएंगे और जांच कराकर संबंधित अधिकारी कर्मचारी यदि दोषी पाए गए तो कार्रवाई करें। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने विधानसभा में पूछा कि पिछले 3 साल में आकाशीय बिजली गिरने से कितनी मौतें हुई हैं, जिसका जवाब राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिया। मंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल में आकाशीय बिजली गिरने से 1111 लोगों की मौत हुई, जिसके चलते मृतकों के परिजनों को 44 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। आकाशीय बिजली गिरने के कारण मंत्री ने जवाब न देते हुए कहा कि उनके विभाग से संबंध नहीं है। मैंने पूछा था 1 जनवरी 2018 के पश्चात मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से कितने लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 3 वर्षों में। और कल जब मुझे राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत जी के द्वारा प्रश्न क्रमांक 784 का जो उत्तर मिला, उसमें पूरे मध्य प्रदेश में इस दौरान 1111 व्यक्तियों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हुई है। इसमें सर्वाधिक मौतें सिंगरौली में हुई है 77, सीधी में दूसरे नंबर पर 71, सतना में तीसरे नंबर पर 65 और सबसे कम मृत्यु हुई है होशंगाबाद जिले में 2 और हरदा जिले में 3। 1111 मृतकों के आश्रितों को 44 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में ई उपार्जन केंद्रों पर सरकारी खरीदी को लगभग 3 सप्ताह बीत चुके हैं। ग्वालियर में खरीद केंद्रों पर अधिक खरीदी की चिंता अब प्रशासन को भी सताने लगी है।
जिसे लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने रात 9 बजे विभागीय अधिकारियों की आपातकालीन बैठक ली और कड़े नियम बना दिए, जिसका पालन करने में किसान असमर्थ हो रहे हैं, जिसके विरोध में डबरा के किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर किसानों की फसल पुराने नियमों पर तौलने का अनुरोध किया है। मामला ये है कि सोसाइटियों की तौल बंद कर दी गई है और एसडीएम साहब का ये है कि ज़्यादा माल तुलने के कारण ये तौल बंद कर दी गई है, लेकिन आज भी हर सोसाइटी पे आप जाके देखो कितने किसान परेशान हैं। जिन लोगों के मैसेज आ चुके हैं वो लोग भी सोसाइटियों पे डले हुए हैं 4-4 दिन से, और आज आके प्रशासन ने मना कर दी कि तौल नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे तौल हो या नहीं हो, लेकिन प्रॉपर जो किसान हैं, जो लोग वहाँ 4 दिन से परेशान हैं, तो उनकी तौल तो होना चाहिए ना। क्या कारण बता रहे हैं तौल बंद करने का? कारण ये बता रहे हैं कि व्यापारियों की तौल हो रही, तो व्यापारियों की तौल हो रही, लेकिन जो किसान है वो तो प्रशासन जाके देखे व्यापारियों की हो रही कि किसानों की हो रही। ये सब इनमें से कौन सा व्यापारी दिख रहा है आपको? आप मुझे बता दो, इनमें से कोई व्यापारी दिख रहा है आपको? नहीं, व्यापारी की तौल कैसे मान सकते हैं कि व्यापारियों ने पंजीयन कराएंगे? क्या पता है, इसमें तो अपन नहीं बोल सकते। एसडीएम साहब का ही और इनका कलेक्टर साहब का बोलना। अभी क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन ये मिला है कि हम प्रॉपर जांच करेंगे, प्रॉपर जांच करके जिनकी क्रांति धान खेतों में हुई होगी उसका वो किया जाएगा, तुलाई की जाएगी। अब लेकिन सिर्फ इसमें सर यही है कि अगर जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई नहीं की तो सारे किसान मिलके आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा सीधी सी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद नई राजधानी बनाने के लिए सरकार द्वारा स्थानीय किसानों से उनकी जमीन ली गई थी, जिनमें से कुछ किसानों को मुआवजा या जमीन के बदले जमीन आज तक नहीं मिल पाई है। किसानों ने सरकार को 3 जनवरी तक का समय दिया है। प्रभावित किसान संगठनों के अनुसार अगर 3 जनवरी तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। भूपेश बघेल हाय 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 हाय, प्रदेश सरकार हाय 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 हाय, भूपेश बघेल हाय 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 हाय, प्रदेश सरकार हाय 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 हाय, नीति सिखाने वाले भूपेश बघेल हाय 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 हाय। आने वाले 3 जनवरी 2022 में पूरे किसान पर्यावरण भवन आएंगे और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वहाँ से हटेंगे नहीं। दिल्ली के तर्ज पर सारे किसान एकत्रित होंगे एक ही स्थान पर। यदि हमें पता चलेगा कि नेता इस गांव में किसी उनके कार्यकर्ता के द्वारा बुलाया गया है तो हम वहाँ से हमारे किसानों के द्वारा उनका विरोध, काला झंडा और जूता का हार पहनाने के लिए हम जाएंगे। ये हमने ठान लिया है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।